Hello, good evening, students. Today I am going to teach you Who is Afraid of Virginia Woolf by Edward Albee. So, first of all, I would like to tell you about the characters. Who are the characters? So, characters are Martha. The first character is Martha, that is 52 years ब्रेव लेडी. पहला कैरेक्टर मार्था है जो 52 ईयर्स ब्रेव लेडी है. फिर जॉर्ज है जो 46 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री प्रोफेसर है. फिर निक है. निक 30 ईयर्स ओल्ड गोल्ड हेयर मैन है और वो जो वर्क करता है बायोलॉजी डिपार्टमेंट में जहाँ पे जॉर्ज वर्क करता है. और हनी जो है वो 26 ईयर्स ओल्ड एंड रिच लेडी है. और हनी निक हस्बैंड वाइफ है और मार्था और जॉर्ज हस्बैंड वाइफ है. ये मिडिल एज कपल है और ये यंग कपल है. फिर आपको थोड़ा सा मैं इसका थीम बता दूं तो इसका की कंटेक्स्ट और बिग आइडियाज़ क्या है. ये एक थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बारे में जो बात करता है कि लाइफ एक जोक है, एक मजाक है. तो पंच लाइन क्या है कि लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप समझें. समझने लायक ज़िंदगी नहीं है. ज़िंदगी सिर्फ जिए जाने का नाम है, सिर्फ जीते रहना है. और टाइटल वर्जीनिया वुल्फ या ऐसा कुछ कहना, ये जो लाइन है कि हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, एक सॉन्ग गाती रहती है. इसकी जो कैरेक्टर मार्था होती है ये टीज़ करने के लिए अपने हस्बैंड को एक सॉन्ग गाती रहती है, हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ. ये गाना एक्चुअली है हु इज़ अफ्रेड ऑफ बिग ब्लैक वुल्फ, लेकिन वो मजाक उड़ाने के लिए गाती रहती है हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ. फिर ये एक तरह से आपको बताता है कि जो यूएसए का ड्रीम है, अमेरिका ड्रीम है कि अमेरिका बहुत बढ़िया है, ये है वो है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ जो है बहुत बड़ी आराम से आपको प्रोवाइड करेगी, आप ग्रेट हो, ग्रैंड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. और ये आपको एक तरह से बैड मैरिज का भी थीम है इसमें कि इनपरफेक्ट मैरिजेस क्या होती हैं. फिर एक तरह से इसमें अल्कोहल एस्केपिज़म का भी है कि अल्कोहल का क्या है इफ़ेक्ट है, सोसाइटी कैसी है, अमेरिकन सोसाइटी पे एक व्यंग है कि अमेरिकन सोसाइटी कितनी खोखली है, रिलेशनशिप यहाँ के कितने खोखले हैं. फिर एक तरह से डिससेटिस्फैक्शन भी दिखाते हैं ये थीम. तो हम स्टार्ट करते हैं. ये प्ले है बाय एडवर्ड एल्बी. हमेशा इसके ऑथर का नाम याद रखिएगा आप, या इसके राइटर का नाम याद रखिएगा. ये लिखा गया था 1967 में न्यूयॉर्क में और ये परफॉर्म किया गया था 1967 में ही. और इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो न्यू इंग्लैंड रखी गई है. ठीक है. और ये 3 एक्ट का प्ले है और इसको ये 2 बजे दिन को शुरू होता है और संडे के दिन से शुरू होता है. तो ये सब कुछ आपको याद रखने का है कि ये 2 बजे दिन को शुरू होता है. इसके स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एक्ट है इसका 2 बजे दिन में शुरू होता है. 3 एक्ट है इसमें और रिटन हुआ है 1967 में. फिर इसमें एक थोड़ा सा पॉलिटिकल टच भी है. ये प्ले एब्सर्ड तो है ही, लेकिन इसमें ना थोड़ा पॉलिटिकल टच है. एडवर्ड एल्बी ने खुद माना है कि उन्होंने जो ये नाम दिए हैं जॉर्ज और निक, ये एक नाम है जो इन्होंने जानबूझ के उठाए हैं जॉर्ज वॉशिंगटन से जो कि प्रेसिडेंट थे, आपको मालूम है अमेरिका के. और निक नाम जो है वो उठाया उन्होंने निकिता क्रिस्टी से जो कि सोवियत यूनियन के प्राइमर थे, प्राइम पर्सन. और ये आपको एक तरह से इनकी स्टोरी की बहुत ही जो क्लियर डिटेल है वो इनकी मैरिजेस में दिखाई है कि इनकी अपनी लाइफ कैसी है. इनकी डिटेल्स उन्होंने थोड़ा सा उसका टच देने की कोशिश की है. उनकी अपनी रियल लाइफ पर व्यंग है. हाँ, लेकिन इसी वजह से ये प्ले बहुत ज़्यादा पढ़ा भी गया, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात की गई. इसको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया मगर इसे अवार्ड मिला नहीं बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सीज कि इसमें जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम और जॉर्ज वॉशिंगटन का हिंट था और निकिता क्रिस्टी का हिंट था. अच्छा, आप शुरू करते हैं प्ले को और बताते हैं आपको इसका क्या है, कैसे हो रहा है, क्या इवेंट्स हैं, कैसे इवेंट बाय इवेंट हो रहा है. जैसे जॉर्ज और मार्था जो होते हैं वो एक कॉलेज पार्टी से लौट के आते हैं जहाँ पर जो पार्टी उसके पापा यानी मार्था के पापा जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है उस कॉलेज के, उन्होंने दी थी. और जब ये आती है घर तो घर आते ही ये जॉर्ज से लड़ने लग जाती है. तो जॉर्ज को थोड़ा अटपटा तो लगता ही है लेकिन वो टीज़ करना शुरू कर देती है. खोखलापन,
तो एक तरह से वो आ करके बस गाना फाइटिंग करती, फिर गाना गाती, हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। ये उसका एक टीजिंग करने का सॉन्ग था, हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। एक्चुअली गाना है हु इज़ अफ्रेड ऑफ बिग ब्लैक वुल्फ। तो ये टीज़ इसलिए करती क्योंकि इसको थोड़ा सा प्राउड रहता है कि मेरे फादर प्रेसिडेंट हैं कॉलेज के और ये उस डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉई है। तो वो थोड़ा सा इस बात को टीज़ करके अपने आप को बेटर समझती है, और वो समझती है कि जो ये है हमारा जॉर्ज जो है, इसने सही से उनके पापा का जो डिपार्टमेंट है उसको टेक ओवर नहीं कर रखा, सही है नहीं अपने काम में। फिर क्या होता है, एक बेल बजती है और इनके यहाँ एक गेस्ट आ जाते हैं जिनका नाम होता है निक एंड हनी। निक एंड हनी हस्बैंड वाइफ हैं, एक कपिल हैं, और आपको पता है कि निक की एज 30 ईयर्स और हनी की एज 26 ईयर्स हैं, और हनी एक रिच लेडी है। ये आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये लोग ब्रांडी पीने लगते हैं, एक तरह का अल्कोहल होता है। वो वैसे ही पहले से ही ड्रिंक करके आई होती है, तो ही वो थोड़ी बहकी बहकी बातें कर रही होती है, तो ये ब्रांडी पीने लगते हैं। और जो हनी रहती है ओवर ड्रिंक करने लग जाती है, और मार्था जो है अचानक से उठती है और जॉर्ज को टीज़ करने के लिए निक के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, निक से लेसिडियस वे में बात करने लग जाती है ताकि जॉर्ज चिढ़े और इन कुछ टीज़ हो, लेकिन जॉर्ज बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। फिर हनी जो रहती है उसको ओवर ड्रिंकिंग के वजह से वॉमिटिंग आ रही होती है और वो बाथरूम की तरफ जाती है। तो जब वो बाथरूम की तरफ जाती है तो मार्था भी उसके साथ साथ जाती है। तो मार्था उसको बोलती है कि जब मार्था लौट के आती है और हनी लौट के आती है तो हनी कहती है जॉर्ज से कि मुझे पता नहीं था कि आपका 21 साल का एक बच्चा है जो कि कल आ रहा है, उसका बर्थडे है। तो जॉर्ज को गुस्सा आता है और जॉर्ज कहता है मार्था से कि तुम्हें क्या ज़रूरत है इसको ये सब कुछ कहने की। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे पता ही नहीं था, मुझे रियली नहीं पता था, मुझे अभी मार्था ने बताया। फिर मार्था को जैसे ही वो टोकता है तो मार्था इंसल्ट करने लगती है जॉर्ज की बहुत बुरी तरह से, कहती है अरे जाओ, तुम तो बिल्कुल हमारे पापा, तुम क्या जानते हो। अब और निक की तरफ देख के कहती है तुम्हें मालूम है मैंने ना इसको अपने पापा के सामने मारा था। शी सेड दैट शी हैज़ बीटन हिम इन फ्रंट ऑफ हर डैड। अपने पापा के सामने मैंने कैसे इसको मारा था और कैसे ये बेइज्जती की थी इसकी, और ये जो है फिर भी मेरे साथ है। जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है, जॉर्ज उठता है और बाहर से एक गन लेके आता है और उसके तरफ फायर करने की कोशिश करता है। जैसे ही फायर करने की कोशिश करता है वो गन नहीं होता है, टॉय गन होती है, अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला निकल आता है। मतलब वो सिर्फ अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है, गुस्सा दिखा नहीं पा रहा होता है। मतलब एब्सर्ड है वो, किस बात का क्या है, वो रियलिटी में से गुस्सा होना चाहिए लेकिन वो गुस्सा नहीं हो रहा, जिन बातों के लिए उसे गुस्सा होना चाहिए नहीं हो रहा। और उसने अम्ब्रेला होता है वो एक तरह का। फिर क्या होता है, वो जो है ये भी भूल जाते हैं दोनों कि वो किसी गेस्ट के सामने बैठे हैं, वो आपस में खूब लड़ाई करने लग जाते हैं, एकदम इज्जत एक दूसरे की उतारते हैं, उनको ब्लेम करते हैं, डिसग्लोरीफाई करते हैं ईच अदर को, एक दूसरे को डिसग्लोरीफाई करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं, एक दूसरे की बिल्कुल इज्जत ही नहीं रख रहे होते हैं गेस्ट के सामने। फिर क्या होता है, जॉर्ज उठता है और मार्था को चिढ़ाने के लिए हनी के साथ डांस करने लग जाता है गाना गा गा करके। तो निक जो होता है, फिर क्या होता है, वो चली जाती है मार्था गुस्से में। फिर निक जो होता है वो जॉर्ज को बताता है, फिर उसको उल्टी आने लगती है हनी को, तो हनी चली जाती है, मार्था भी उसके साथ साथ जाती है क्योंकि वॉशरूम बताने के लिए। तो निक जो होता है वो जॉर्ज को बताता है कि उसने हनी से कैसे शादी, वो कहता है कि हनी प्रेग्नेंट थी तो मुझे उससे शादी करनी पड़ी, और बाद में मुझे पता चला कि इसने मुझसे झूठ बोल के शादी की, कोई प्रेग्नेंट नहीं थी। और तो जॉर्ज भी बताता है कि हाँ, वो भी कहता है कि हाँ मैं भी एक कहानी बताता हूँ, तो मैं एक बात बताता हूँ, एक बच्चे को जानता हूँ जिसने अपने पेरेंट्स को ही मार दिया। मतलब वो एक तरह से जताता है कि बच्चे की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मार्था आती है और देखती है कि ये चिढ़ ही नहीं रहा, जल ही नहीं रहा, तो क्या करती है, निक के साथ बहुत ही गंदे मैनर में, बहुत ही चीप मैनर में, फ्लर्ट मैनर में डांस करने लगती है निक के साथ, और जॉर्ज के सामने ही, और वो अजीब से कपड़े पहन के आती है और इंसल्ट करती है अपने हस्बैंड की, टीज़ करती है उसको। जॉर्ज जो होता है उसको गुस्सा आता है, वो उसका गला पकड़ लेता है, उसका गला दबाने की कोशिश करता है। तो इतने में निक उसको बचाता है और कहता है अरे अरे ये सब मत करो। और फिर अचानक से फिर निकिता की उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्या नाम होता है उसका, हनी की तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर वो वॉशरूम की तरफ जाती है, अब की बार जॉर्ज उसके साथ सज जाता है हनी के। उसी मीनवाइल मार्था और निक जो होते हैं वो किस करते हैं। तो ये भी एक तरह से रिलेशनशिप की एम्प्टीनेस है कि आपका हस्बैंड था सामने, वो टीज़ करते करते आप एक लेवल से अपनी मर्यादा से पार हो गए। फिर क्या हुआ, जॉर्ज न्यू इट बट स्टिल बिहेव्स नॉट पॉजेसिव। और फिर भी जॉर्ज को पता होता है कि ये ऐसा किया है, लेकिन जॉर्ज फिर भी बिल्कुल पॉजेसिव नहीं दिखाता, ऐसा दिखाता है अच्छा वो चिड़ इसी बात की रही होती है क्योंकि वो मीनिंगलेस होती है उसके लिए, कि वो कुछ भी करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो चिढ़ जाती है। और
कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता मैं ये कर रही हूँ चाहे जो कर रही हूँ, और वो जो है बिल्कुल उसको नॉन पॉजिटिव बना रहता है, नॉट पॉजिटिव रहता है। फिर मार्था जो होती है उसे और गुस्सा आता है और वो निक को किचन तक ले जाती है, किचन में ले जाती है, और फिर हनी जॉर्ज को बताती है कि वो वो कभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, वो कभी बच्चा नहीं पैदा करना चाहती क्योंकि उसे बहुत दर्द लगता है बच्चे होने से और बच्चे की तकलीफ़ों से बहुत डर लगता है, तो वो कभी भी बच्चा नहीं चाहती है। फिर अचानक से बेल बजती है तो जॉर्ज जो होता है वो जाता है और जॉर्ज कहता है कि अब हम लोग तीसरा गेम खेलेंगे जिसका नाम हुआ ब्रिंगिंग अ बेबी। और फिर इतने में मार्था बाहर आती है तो जॉर्ज कहता है कि ये एक बुके लिए होता है और कहता है कि मार्था, एक टेलीग्राम आया था जिसमें पता चला है कि हमारा बच्चा जो था वो मर गया, हमारा जो बेटा था जो आने वाला था उसकी डेथ हो गई है। तो वो कहती है अच्छा टेलीग्राम कहाँ है? तो कहता है मैं टेलीग्राम को खा गया, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, खूब ज़ोर ज़ोर से हंसता है। तो जब हंसता है तो निक और वो एक दूसरे का मुंह देखते हैं, हनी, और समझ जाते हैं कि इनका कोई बच्चा नहीं था, इन्होंने हमसे झूठ कहा था, हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। और वो उठते हैं और वो कहते हैं अच्छा हम जा रहे हैं, और हम चले जाते हैं, जा रहे हैं, और वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो आपस में गले में हाथ डालकर एक दूसरे के डांसिंग करने लग जाते हैं और गाना गाने लगते हैं, हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, और मार्था कहती आई एम। इस तरह से प्ले एंड होता है। तो आपको इसमें क्या दिखाई दिया? आपको समझ में कुछ ऐसा आया नहीं होगा, इसमें कोई थीम नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें कोई स्टोरी नहीं है, कहाँ से शुरू हुई कहाँ से ख़त्म हुई, लेकिन यही आपको रीड करना होता है। एब्सर्ड, आपने गॉडो वेटिंग फॉर द गॉडो भी पढ़ा था, उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से ख़त्म आपको समझ में नहीं आता। मगर ऐसे प्ले में बहुत ज़्यादा ही स्कोप होता है खुद इंटरप्रेट करने का। तो आप इसमें देखते हैं इनपरफेक्ट मैरिज, पहले तो आप इसमें देखते हैं कि उनकी इनपरफेक्ट मैरिज थी जिसको वो लोग ढो रहे थे, रिलेशनशिप की कमी थी जिसको वो लोग ढो रहे थे, सच्चाई और इल्यूजन के बीच का फ़र्क था। सच्चाई कुछ और थी, उनके पास कोई बच्चा नहीं था, लेकिन वो इल्यूजन में बनाए हुए थे कि मेरा बच्चा है। फिर वो भी आप देख रहे थे कि जो दोनों कपल थे उनमें भी कंट्रास्ट था, एक कपल था वो यंग था, दूसरा ओल्ड था, एक कपल था जिसे एक दूसरे की ज़रूरत नहीं थी, और एक कपल था जिसमें एक दूसरे की बात को आंखों में ही समझ लेते थे। फिर डिससेटिस्फैक्शन था, अल्कोहलिज्म था, एस्केपिज्म था, ये सब कुछ इसमें था। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जैसे फीलिंग्स हैं, लॉजिक है, बाइनरी अपोजिशन है, एक बहुत अच्छा है तो दूसरा बहुत बुरा है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और इसमें सोसाइटल व्यूज़ भी हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की सोसाइटी किस तरफ जा रही थी। लेसिडियस मतलब अमेरिका की सोसाइटी किधर जा रही है, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात है, और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ कितना मीनिंगलेस है। अमेरिकन ड्रीम जो है, अमेरिका का ड्रीम है, ये आपने आर्थर मिलर की बुक में भी पढ़ा था, द डेथ ऑफ द सेल्समैन, कि जो इमेजिनेशन है, हमारा इल्यूजन है कि हम ग्रेट हैं, ग्रैंड है, वो एक्चुअली है नहीं, हम खोखले हैं, हमारा फैमिली सर्कल ख़त्म हो गया है, हमारा नहीं, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वो है तो बहुत वीक, कमज़ोर, मगर वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारा सोसाइटी बहुत ही स्ट्रांग है और हम बहुत अच्छे हैं और हम दुनिया को बदल देने वाले लोग हैं। तो वो ये एम्प्टीनेस दिखा रही है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी